लॉ इन्फॉर्मेशन बाय दिलीप साहू एडवोकेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि किसी भी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रीकरण कैसे किया जा सकता है और रजिस्ट्रीकरण होने के रजिस्ट्रीकरण में किन दस्तावेज़ों का आवश्यकता होता है, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, अचल संपत्ति का रजिस्ट्रीकरण करने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट है वो है सबसे पहले विक्रेता क्रेता का आधार कार्ड, पैन कार्ड, और उसमें जो गवाह रहते हैं, एक गवाह क्रेता की तरफ से, एक गवाह विक्रेता की ओर से, जो दोनों को जानते हों, है ना, जो क्रेता को जानते हो विक्रेता को जानते हो, दोनों का आधार कार्ड लगेगा। और क्रेता विक्रेता, बायर सेलर एंड विटनेस सभी का मोबाइल नंबर लगेगा। अब यह हो गया आपका लगने वाला आइडेंटिटी प्रूफ। उसके पश्चात आपको आवश्यकता पड़ता है कि जिस प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रीकरण किया जा रहा है उस प्रॉपर्टी का लेटेस्ट B1 कि भाई वर्तमान स्थिति में B1 में किसका नाम है। ठीक है, अब B1 होने के पश्चात आपको यदि परचेस करने के पहले ज़मीन का सर्च करना है, 10 साल का रिकॉर्ड, 20 साल का रिकॉर्ड, 30 साल का रिकॉर्ड, 40 साल का रिकॉर्ड, कि वो ज़मीन प्रारंभ में किसका था, मध्य में किसका था और अंत में किसका था या है। तो इसकी आप सर्च करना चाहें तो ज़मीन को वेरीफाइड आप कर सकते हैं। अब उसके पश्चात आपको जिस व्यक्ति से आप परचेस कर रहे हैं उस व्यक्ति को जो भुगतान कर रहे हैं पेमेंट का, उसका आपको विवरण देना रहता है। वर्तमान में 20,000 तक नगद लेन देन कर सकते हैं गवर्नमेंट गाइडलाइन के नियम के मुताबिक, और बाकी का जो रकम जाएगा वो फ़ोन पे, गूगल पे, RTGS, चेक, इसके माध्यम से जाएगा, यानी पक्का प्रूफ होना चाहिए। ये हो गया आपका ID प्रूफ और प्रॉपर्टी के संबंध में B1। उसके बाद हो गया आपका चेक का विवरण कि जिस चेक से आप उनको पेमेंट कर रहे हैं विक्रेता को। उसके बाद जो महत्वपूर्ण चीज़ होता है रजिस्ट्री में, ज़मीन का चौहद्दी, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, इसमें कि कौन कौन व्यक्ति रहते हैं, या खाली प्लाट है, या किसका ज़मीन है, या किसका मकान है। सभी दस्तावेज को कंप्लीट करने के पश्चात आप क्रेता विक्रेता गवाह सभी का हस्ताक्षर कर और पीछे में जिस डेट को आप प्रस्तुत कर रहे हैं वो अंकित कर आप उपपंजीयक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं और डॉक्यूमेंट को आप पंजीकरण करवाते हैं। तो वर्तमान में सॉफ्टवेयर में रजिस्ट्री होने के कारण यदि आपका स्टाम्प ड्यूटी कम लगा है तो भी आपको बता देता है, और ज़्यादा लगा है तो भी बता देता है बाज़ार भाव के हिसाब से। अब बात करते हैं कि उसका यानी महिला और पुरुष में पंजीयन शुल्क कितना लगेगा। वर्तमान समय में प्लॉट या मकान दोनों में महिला यदि क्रय कर रही है तो उसको 5.48% पंजीयन शुल्क, स्टाम्प शुल्क लगता है। पंजीयन शुल्क यदि प्लॉट है, महिला खरीद रही है, तो पंजीयन शुल्क जो है वो प्लॉट में 4% और मकान में 2%, चाहे महिला हो या पुरुष हो, पंजीयन शुल्क दोनों में सेम रहता है। अब यदि पुरुष मकान या प्लॉट खरीद रहा है तो भी पंजीयन शुल्क 6.60% रहता है, और रसीद जो है महिला या पुरुष हो उसमें प्लॉट में 4% और मकान में 2% रहता है। ये आपका स्टाम्प शुल्क हो गया, पंजीयन शुल्क हो गया, और साथ ही साथ जितना पेज आप लगाएंगे अपने डॉक्यूमेंट में उस डॉक्यूमेंट का आपको स्कैनिंग शुल्क देना होता है। अब चूँकि डॉक्यूमेंट आपका सॉफ्टवेयर में अपलोड हो गया, आपको भविष्य में कभी भी उस डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी निकालना है तो आपको टोकन नंबर और डेट याद रखना है जो आपकी पर्ची में लिखा रहेगा, और याद रखने के पश्चात जब भी आपको सर्टिफाइड कॉपी निकालना है तो आप उस नंबर को बताकर सर्टिफाइड कॉपी आप प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट आप
का कंप्लीट होने के पश्चात आपकी पंजीकरण की कार्यवाही कंप्लीट हो जाता है। उसके पश्चात आप अपने हिसाब से उसको, यदि बैंक फाइनेंस है तो बैंक फाइनेंस भी दे सकते हैं, और यदि नगद रजिस्ट्री है तो आप अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। अब इसके पश्चात नामांतरण म्यूटेशन की कार्यवाही कैसा होता है, उस पर हम चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। आप सभी मेरे वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए। इसी के साथ जय श्री राम।